तो पाटलिदून की पार्क मध्य स्थित है। पाटलिदून किस पार्क के मध्य स्थित है? ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पर। पाटलिदून किस पार्क के मध्य है? कल अगर आपने देखी होगी, कल एक क्लास मैंने बनाई थी, यूट्यूब पर डाली हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जितने भी छात्र हमारे बैच से जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर जरूर जुड़ जाएं। वहां पर मैंने राष्ट्रीय पार्क बताया था और उस पार्क में आपको बताया था कि पाटलिदून कहां पर स्थित है। तो पाटलिदून आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। ठीक है, पाटलिदून। क्वेश्चन वहां पर मैंने पूछा था कि पछवादून कहां पर है। ठीक है, तो एक बच्चे ने यूट्यूब पर गलत कमेंट करा हुआ था, पछवादून उसने वहां पर बताया था। कहां पर? पौड़ी में। पछवादून अगर मैं बात करूं, मैंने पहले ही बताया है पछवादून किस इलाके को कहा जाता है? पछवादून कहा जाता है आपके जौनसार के इलाके को। ठीक है, जो जौनसार का इलाका है ना देहरादून का, पछवादून। पछवादून कहां पर है? जो जौनसार का इलाका है चक्राता, ठीक है, उसको कहा जाता है पछवादून। और आपका अगर पूछेगा पाटलिदून कहां पर है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। चलिए थोड़ा कॉर्बेट नेशनल पार्क को रिवाइज मान लेते हैं, कल तो मैंने पढ़ा है, फिर भी अगर स्थापना पूछेगा तो 1936 में इसकी स्थापना होती है। कहां पर इसका विस्तार हो जाएगा? तो पौड़ी और नैनीताल में इसका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, पौड़ी प्लस नैनीताल, पौड़ी और नैनीताल में इसका विस्तार हो जाएगा। और क्षेत्रफल पूछेगा 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा विस्तार से देखने के लिए नेशनल पार्क आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखेंगे, पौड़ी 15 बिस्वा किस शासक से संबंधित है? अब पौड़ी 15 बिस्वा आपने पढ़ा होगा, पौड़ी 15 बिस्वा यहां पर कह रहा है किस शासक से संबंधित है, आपको बताना है। पौड़ी 15 बिस्वा का अर्थ क्या होता था? यह कहा जाता था आपके रुद्रचंद्र के समय। ठीक है, यानी अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पौड़ी 15 बिस्वा। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यहां पर सामान्य जनता के लिए बोला जाता था। सामान्य जनता के लिए क्या बोला जाता था? पौड़ी 15 बिस्वा। यानी जो वहां पर राजा होते थे, ठीक है, अब राजा होगा रुद्रचंद वहां पर राजा था, जो वहां पर सामान्य जनता थी उनके लिए प्रयोग क्या किया जाता था? पौड़ी 15 बिस्वा प्रयोग किया जाता था। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा रुद्रचंद्र के कार्य अगर मैं आपको बताऊं तो थल का शिव मंदिर इसने बनवाया था। ठीक है, रुद्रचंद ने थल का शिव मंदिर, कभी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट थल का शिव मंदिर किसने बनवाया, तो ये भी रुद्रचंद ने बनवाया। इसके अलावा रुद्रचंद के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, अकबर से इसने कहां भेंट करी थी? लाहौर में करी थी। ठीक है, अकबर से लाहौर में भेंट। ठीक है, अकबर से कहां पर भेंट करता है रुद्रचंद? लाहौर में भेंट, लाहौर में भेंट करता है। और कब करता है लाहौर में भेंट? 1588 के आसपास। और क्या करा था रुद्रचंद ने? रुद्रचंद और मैंने बताया था आपको बलभद्र शाह के बीच क्या होता है? रुद्रचंद्र वैस बलभद्र शाह। ठीक है, ये लिखना है आपको, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच एक युद्ध होता है। ठीक है, बलभद्र शाह के बीच एक युद्ध होता है और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ग्वालदम का युद्ध। ठीक है, ग्वालदम का युद्ध होता है। ठीक है, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच। और कब ये होता है ग्वालदम का युद्ध, ये आपको बताना है। परसों मैंने बताया था आपको 1581 में ये युद्ध होता है। ठीक है, किस किस के बीच? बलभद्र शाह या फिर रुद्रचंद के बीच ये युद्ध होता है और इसी को क्या कहा जाता है? बधानगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये सब फैक्ट है रुद्रचंद के बारे में। एक और महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने करा था, अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण, मल्ला महल निर्माण किसने करवाया था? रुद्रचंद ने करवाया था। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, अल्मोड़ा में मल्ला महल का किसने करवाया था? रुद्रचंद ने करवाया था। ठीक है, तो एक छोटा सा आपको ये रुद्रचंद के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल गई है। आपको पता ही है सोल्यूशन में क्या होता है, ऐसे ही आपको ये सब जानकारियां मिलती है। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी प्रैक्टिस सेटों से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, कुछ नहीं करना है आपको, ऐप डाउनलोड करनी है या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप सिंपली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे प्रैक्टिस सेटों से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, एक क्वेश्चन के साथ साथ अनेक क्वेश्चन कराए जाते हैं। आपने सोल्यूशन देख ही लिया है, इसी प्रकार से हमारा सोल्यूशन होता है और इसकी फीस आपको पता है मात्र 199 रुपीज। ठीक है, मात्र 199 रुपीज इसकी फीस है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, ऑनलाइन ये टेस्ट होता है। ठीक है, ये टेस्ट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर होता है, साथ ही साथ उसका आपको सोल्यूशन वहीं पर मिलता है, उसकी पीडीएफ आपको मिलती है। तो ये सब आपको मात्र 199 रुपीज में मिल रहा है। तो मेरे मानना यह है, वीडियो देखने से बेहतर है अगर आपको ये वीडियो, ठीक है, वीडियो देखना कोई गलत नहीं है, पर अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को खुद से देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कितना आता है। जरूरी नहीं है आप हमारे साथ जुड़े, आप कहीं भी जुड़िए, पर आप जरूरी है कि प्रैक्टिस सेटों से जुड़े और अपनी तैयारी को थोड़ा और धार दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे, लक्ष्मी चंद की मृत्यु किस वर्ष हुई?
अब लक्ष्मीचंद, ठीक है, तो लक्ष्मीचंद के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। लक्ष्मीचंद के टाइम पे क्या हुआ, 2 कचहरियों का इन्होंने निर्माण कराया था। उन्हें क्या कहा जाता था, न्यायावली और विष्ठावली इनको कहा जाता था, ठीक है। ये चीज आपने लिखी होगी, कल थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। लिखने से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देंगे, ठीक है। लक्ष्मीचंद ने क्या करा था, 2 कचहरियों का निर्माण कराया था, न्यायावली और विष्ठावली। इसी के समय आपको बताया था इसे क्या कहा जाता था, लखुली बिराली से कहा जाता था। और साथ ही साथ इसने क्या करा था, गढ़वाल पर 8 आक्रमण करे थे, 7 तो असफल रहे थे, और 8वें आक्रमण में इसने क्या करा था कि खतर सिंह जो गढ़ सेनापति था उसकी मृत्यु कर दी थी, और तभी से क्या शुरुआत हुई, खतड़वा मनाने की शुरुआत हुई। अगर इसकी मृत्यु की बात करेंगे तो इसकी मृत्यु होती है 1621 में। अब ये कोई ऑथेंटिक डेट तो नहीं है, ठीक है। अजय रावत जी की किताब से ये क्वेश्चन लिया गया हुआ है, आपको पता है अजय रावत जी काफी माने जाने वो हमारे यहाँ पर राइटर हैं, तो उनकी किताबों को आयोग भी प्रीफर करता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो अजय रावत की बुक है वो ऑथेंटिक बुक है, उसी में ये दे रखा है 1621 में क्या होता है, लक्ष्मीचंद की मृत्यु होती है। ये चीज आपको नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, गगास के तट पर पुस्तक किसकी है। अब आपको बताना है, ये पुस्तक यहां पर पूछ रहा है कि गगास के तट पर किसकी पुस्तक है। तो गगास के तट पर पुस्तक हो जाएगी गिरीश चंद्र पांडे जी की ये पुस्तक है, ठीक है। तो गिरीश चंद्र पांडे जी की कौन सी पुस्तक है, गगास के तट पर। एक पुस्तक आती है हिमालयन के खस, ठीक है, हिमालयन के खस, हिमालय के खस, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हिमालय के खस। ये किसकी पुस्तक है, ये हो जाएगी डी शर्मा जी की, ठीक है। डी शर्मा जी की ये पुस्तक हो जाएगी कौन सी, हिमालय के खस, ठीक है। ये हो जाएगी डी शर्मा जी की पुस्तक। इसी के साथ साथ आपसे एक पूछी जाती है हलसन साहब ऑफ गढ़वाल, ठीक है, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ठीक है, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, कल मैंने आपको बताया था, या कल नहीं तो आपको 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस सेटों में करवाया था। ये हो जाएगी दुर्गाचरण काला जी की, ठीक है, दुर्गाचरण काला जी की, दुर्गाचरण काला जी की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, हलसन साहब ऑफ गढ़वाल पुस्तक हो जाएगी। एक आती है आप पे चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, चिपको आंदोलन पुस्तक होगी अनूप मिश्रा जी की, ठीक है, अनूप, ठीक है, इस चीज को लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अनूप मिश्रा जी की पुस्तक हो जाएगी कौन सी, चिपको आंदोलन। अब वो पुस्तक अलग है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री, ये पुस्तक हो जाएगी शेखर पाठक जी की, जिनके लिए उन्हें क्या मिला है, कमला चौपट्टापाध्याय पुरस्कार उन्हें मिला है। चिपको आंदोलन अ पीपल हिस्ट्री, वो इंग्लिश में लिखिए, वो अलग है, लेकिन खाली चिपको आंदोलन पूछेगा तो अनूप मिश्रा जी की हो जाएगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपने करंट अफेयर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो चिपको आंदोलन अ पीपल्स हिस्ट्री, वो पुस्तक किसकी है, शेखर पाठक जी की है, लेकिन चिपको आंदोलन पुस्तक पूछेगा तो अनूप मिश्रा जी की ये पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। अनुपम, ठीक है, अनुपम करना इसको, अनूप नहीं अनुपम मिश्रा, सॉरी यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। तो अनुपम मिश्रा जी की ये पुस्तक है चिपको आंदोलन, ठीक है, इस चीज को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। तो आपने सुना होगा चंद्रवंश में एक रंगीला बादशाह नाम से बहुत ही फेमस थे, ठीक है। तो रंगीला बादशाह नाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है। चंद्रवंश के समय रंगीला बादशाह जो कहा जाता था, देवीचंद को कहा जाता था। यहीं पर अगर मैं बात करूं, देवीचंद को क्या कहा जाता था, कुमाऊं का तुगलक, ठीक है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, कुमाऊं का MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ये किसने कहा था इन्हें, ये कहा था इन्हें एटकिंसन ने, ठीक है, एटकिंसन ने ये कहा था, क्या कहा था इन्हें, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा था। किसे कहा था, देवीचंद को कहा था। दाऊद खां का सेनापति नियुक्त, ठीक है, इन्होंने एक दाऊद खां करके नाम से एक सेनापति नियुक्त किया था, ठीक है, दाऊद खां नामक सेनापति नियुक्त किया था, दाऊद खां, ठीक है, दाऊद खां नामक सेनापति नियुक्त किया था, जो कैसा था, सेनापति, और ये सेनापति कहां का था, अफगान का था, ठीक है। दाऊद खां सेनापति था और ये कहां का था, अफगान का था। तो पूछा जाता है अफगान, ठीक है, अफगान पूछा जाता है कि अफगान सेनापति नियुक्त करने वाला शासक कौन था, तो वो था देवीचंद, और उसका नाम क्या था, दाऊद खां था। दाऊद खां ने इसने दाऊद खां को तो सेनापति नियुक्त करा, बाद में क्या होता है, दाऊद खां इसके साथ लड़ता है, बाद में इसको धोखा दे जाता है, ठीक है, दाऊद खां इसको धोखा दे जाता है, बाद में देवीचंद इसकी हत्या कर देता है, ठीक है, अपने सेनापति की हत्या कर देता है, क्योंकि दाऊद खां क्या करता है, इसे धोखा दे देता है। और अफगान सेना नियुक्त करने वाला शासक पूछेगा तो देवीचंद ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट करना है। और देवीचंद के समय क्या हुआ, रोहिलाओं के आक्रमण में, ठीक है, रोहिलाओं के आक्रमण किसके समय पूछेगा, रोहिलाओं के आक्रमण किसके समय हुए, तो रोहिलाओं के आक्रमण की शुरुआत जो हुई थी, ठीक है, रोहिलाओं के आक्रमण की शुरुआत
ये किसके समय हुई थी? देवी चंद के समय हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि रोहिलाओं के आक्रमण की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो देवी चंद के समय हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, चंदों के समय मुख्य शासन था। तो चंदों के समय, अब कुमाऊं में जो चंद वंश था इसके समय मुख्य शासन क्या था? आखेट करना था, ठीक है, ये भी था इनका शासन में, ठीक है। मल्ल युद्ध भी था इनके शासन में और मद्यपान भी इनके युद्ध में शामिल था, ठीक है, शासन में। यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चंद के वंश के समय पूछ रहा है और चंद वंश के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इनका संस्थापक कौन हो जाएगा? सोमचंद इनका संस्थापक हो जाएगा, जो कि चंपावत से उसने शासन स्टार्ट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हम पे है, गढ़वाल में लास्य शैली का सबसे सुंदर नृत्य कौन सा है? तो गढ़वाल में लास्य शैली का आपको बताना है सबसे सुंदर नृत्य कौन सा हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा, थड़िया, ठीक है। तो थड़िया कहां पर किया जाता है? गढ़वाल में किया जाता है, ठीक है, गढ़वाल में किया जाता है और विवाहित स्त्रियों द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा क्या किया जाता है? गढ़वाल में थड़िया नृत्य किया जाता है और ये कैसा नृत्य हो जाएगा? लास्य शैली का सबसे सुंदरतम नृत्य हो जाएगा। झोड़ा नृत्य आपको पता है, झोड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है? कुमाऊं में किया जाता है, ठीक है। अब कुमाऊं में किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन ना फॉर्मिंग की, फिर मैं बार बार आपको ये चीज कहता हूं, आपको समझना होगा। अब डायरेक्ट आ जाए झोड़ा क्या है, तो सबसे पहले झोड़ा एक नृत्य है और कहाँ किया जाता है? कुमाऊं में किया जाता है। कब किया जाता है? कुमाऊं में बसंत आगमन पर, ठीक है, बसंत आगमन पर स्त्री पुरुष द्वारा, ठीक है, बसंत आगमन पर स्त्री तथा पुरुष द्वारा, ठीक है, तथा पुरुष द्वारा ये किया जाता है। तो इस चीज को आपको नोट करना है। और चौफला कैसा हो जाएगा? चौफला हो जाएगा एक श्रृंगार प्रधान नृत्य, ठीक है, श्रृंगार प्रधान नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य है? श्रृंगार प्रधान नृत्य हो जाएगा चौफला नृत्य, ठीक है। इस चीज को आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं मंडल के मध्यकालीन शासन में राजपूत वर्गीय सामंत को कहा जाता था। तो कुमाऊं मंडल के मध्यकालीन शासन में, यानी कुमाऊं में जब मध्यकालीन शासन चल रहा था, यहां पर एक राजपूत वर्गीय सामंत को क्या कहा जाता था आपको बताना है। तो इस समय जो कुमाऊं में मध्यकालीन शासन चल रहा था, इनके जो राजपूत वर्गीय सामंत को कहा जाता था छपलिया, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हम पे है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी मानसखंड, ठीक है। उत्तराखंड की झांकी कौन सी थी? मानसखंड थी। तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम क्या थी? मानसखंड थी। को देश में कौन सा स्थान मिला? ठीक है, आपको पता है उत्तराखंड के जो झांकी थी इसको कौन सा स्थान मिला था? तो प्रथम स्थान इसको मिला था, ठीक है। और यहां पर पूछेगा कि थीम क्या थी, तो मानसखंड इसकी थीम थी। और थीम सॉन्ग क्या था? यहां पर आपने गाना सुना होगा, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, यहां पर गाना था। और साथ ही साथ इसमें क्या दिखाया गया था हमारा, ठीक है, आपने देखा होगा कि मानसखंड झांकी पर यहां पर थीम दिखाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हम पे है, निम्न में से बिलोली गांव किसका प्राचीन नाम है? तो बिलोली गांव किसका प्राचीन नाम है, आपको बताना है कि बिलोली गांव किसका प्राचीन नाम है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन ए नरेंद्र नगर, अगर आपने पढ़ा होगा परीक्षावाणी में, तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था? ओड़ाथली, ठीक है, ओड़ाथली इसका प्राचीन नाम था, ठीक है, ओड़ाथली इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। चंबा का प्राचीन नाम क्या था? चमुआ इसे कहा जाता था, चमुआ, ठीक है, चमुआ इसे कहा जाता था, ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ऑप्शन सी, तो कीर्तिनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिलोली गांव किसे कहा जाता था? कीर्तिनगर को कहा जाता था, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं, आपसे अन्य नाम पूछूं, तो आपने देखा होगा गोल्डन वैली किसे कहा जाता है? गोल्डन वैली, ठीक है, गोल्डन वैली किसका उपनाम हो जाएगा? तो बागेश्वर का नाम, ठीक है, बागेश्वर का नाम हो जाएगा गोल्डन वैली, ठीक है। आपको नोट करना है, गोल्डन वैली किसे कहा जाता था? बागेश्वर को कहा जाता था। इंद्रप्रयाग किसे कहा जाता था? इंद्रप्रयाग, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंद्रप्रयाग किसका नाम हो जाएगा? तो देवप्रयाग का, ठीक है, देवप्रयाग, ठीक है। और रामजी क्षेत्र, राम क्षेत्र किसे बोला जाता है? राम क्षेत्र, ठीक है, राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम हो जाएगा? तो ये अल्मोड़ा का प्राचीन नाम हो जाएगा, ठीक है, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? राम क्षेत्र अल्मोड़ा का प्राचीन नाम हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको नोट करनी है। और गायत्री तीर्थ पूछा जाता है, ठीक है, गायत्री तीर्थ ये किसका हो जाएगा? गायत्री तीर्थ किसका नाम हो जाएगा? शांति कुंज हरिद्वार, ठीक है, शांति कुंज हरिद्वार का क्या नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा गायत्री तीर्थ, ठीक है। इस चीज को नोट करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
31 हम पे है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से कौन से जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने क्या करा था, अभी हाल ही में आपको बताया, मुख्यमंत्री अंत्योदय गैस निःशुल्क गैस रिफिल योजना, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, जो बीपीएल परिवार हैं, ठीक है, बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त, ठीक है, 3 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। और किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री अंत्योदय गैस निःशुल्क योजना। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, तो यहां पर आंसर इसका हो जाएगा अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, ठीक है। और इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क योजना के तहत बीपीएल परिवार को कितने सिलेंडर दिए जाते हैं, तो 3 दिए जाते हैं। आपको पता है ना, अब आपसे योजना ना पूछकर थोड़ा डीप पूछ रहा है। जैसे सबको पता था वात्सल्य योजना किसके लिए संबंधित थी, तो जो कोरोना काल में अपने माँ बाप को खो चुके थे उनके लिए वात्सल्य योजना थी। लेकिन उसने क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछ दिया कि कितनी राशि जो उनको दी जाती थी, तो 3000 रुपए राशि वात्सल्य योजना के तहत जो बच्चे हैं उनको दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर बीपीएल परिवार के तहत 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाते हैं। और ये कहां से योजना का शुभारंभ हुआ था, तो पौड़ी के कंडोलिया मैदान से, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और योजना की तिथि वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ना भूलने वाली तिथि हो जाएगी 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 2023 को। और क्यों ये इंपॉर्टेंट तिथि है, इस दिन क्या हुआ था, आपका विवादित पटवारी का पेपर हुआ था, ठीक है। तो ये तिथि नहीं भूलेंगे आप, जिनका चयन हुआ है वो तो नहीं भूलेंगे, और जिनका नहीं हुआ है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। तो 12 फरवरी को पटवारी की तिथि के दिन धामी जी ने क्या करा था, पौड़ी में जाकर अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का शुभारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हम पे है, उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्य आंकड़े हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है। तो सांख्य के अर्थव्यवस्था संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों के हेतु, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े हेतु कौन सी नोडल एजेंसी है। तो आपने सुना होगा जो सांख्यिकीय आंकड़े जारी करती है, अर्थव्यवस्था से संबंधित जारी करती है, सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थ एवं संख्या निदेशालय। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो ज्यादातर ऐसी चीजों के मुख्यालय कहां पर रहते हैं, ऐसे मुख्यालय देहरादून में रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हम पे है, मानसर मेला किस जनपद में लगता है। तो आपको बताना है जो मानसर मेला है वो किस जनपद में लगता है। तो यहां पर अगर मानसर मेला, ठीक है, तो पौड़ी वाले हैं उनको तो पता लग गया होगा, इसका आंसर पौड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो मानसर मेला कहां पर लगता है, आपका पौड़ी में लगता है। इसी के साथ साथ पौड़ी में आपने सुना होगा दगनल मेला, ठीक है, दगनल मेला कहां पर लगता है, पौड़ी में लगता है। ये मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि दगनल मेला कहां पर लगता है, तो ये मेला भी पौड़ी में लगता है, ठीक है। ताड़केश्वर मेला आपने सुना होगा, ताड़केश्वर मेला, ये मेला भी कहां पर लगता है, पौड़ी में लगता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने सुना होगा भुवनेश्वरी मेला, ठीक है, भुवनेश्वरी मेला भी कहां पर लगता है, तो ये मेला भी पौड़ी में लगता है। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन डी में आपने देखा होगा श्रावणी मेला, ठीक है, श्रावणी मेला ये कहां लगता है, अल्मोड़ा में लगता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा शालदे बिखौती मेला, ठीक है, शालदे बिखौती मेला ये कहां लगता है, शालदे बिखौती मेला लगता है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। जागेश्वर मेला वहां पर लगता है, श्रावणी मेला, जहां श्रावणी मेला जागेश्वर में लगता है। आपने सुना होगा गणनाथ मेला कहां पर लगता है, अल्मोड़ा में लगता है। साथ ही साथ सोमनाथ मेला, ठीक है, सोमनाथ मेला पशु विक्रय क्रय विक्रय के लिए कौन सा मेला संबंधित है, तो सोमनाथ मेला के से संबंधित हो जाएगा पशु क्रय विक्रय से, और कहां पर लगता है, अल्मोड़ा में लगता है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा चमोली, तो काश्तकार मेला कहां पर लगता है, ठीक है, काश्तकार मेला, ठीक है, काश्तकार कहां पर मेला लगता है, काश्तकार मेला आपका लग जाएगा चमोली में। और साथ ही साथ चमोली में कौन कौन से मेले लगते हैं, आपने देखा होगा गौचर मेला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परसों आया था, बताया था। गौचर मेला कहां पर लगता है, चमोली में, ठीक है। अब बात करते हैं देहरादून की, तो देहरादून में कौन सा मेला लगता है, आपने सुना होगा क्वानू मेला, ठीक है, क्वानू मेला लगता है यहाँ पर। या फिर यहाँ पर कौन सा लगता है, नुणई मेला लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्वानू मेला लगता है देहरादून में, टपकेश्वर मेला लगता है, नुणई मेला लगता है, ठीक है। टपकेश्वर तो कॉमन सा है, आपको पता होगा, लेकिन क्वानू मेला भी कहाँ पर लगता है, देहरादून में। नुणई मेला कहाँ पर लगता है, देहरादून में लगता है। इसी के साथ साथ आपने सुना होगा एक जखौली मेला, ठीक है, जखौली मेला, ये मेला भी कहां पर लगता है, देहरादून में लगता है। और ये सारे मेले किससे संबंधित है, जौनसार से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है, ये इसीलिए लिखा है, इंपॉर्टेंट है। और देहरादून क्षेत्र आपको पता है जौनसार के अंतर्गत आता है, ठीक है, जौनसार के अंतर्गत, देहरादून के अंतर्गत जौनसार क्षेत्र आता है। और उसी में क्या लगता है, क्वानू मेला चक्राता में लगता है, जखौली मेला चक्राता में लगता है, और नुणई मेला कहां लगता है, जौनसार क्षेत्र में लगता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं।
पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई। तो पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना आपको बतानी है कब हुई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना जो होती है 1973 में होती है। ठीक है, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब होती है? 1973 में होती है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है आपका कि 1969। तो इसमें क्या होता है? पर्वतीय विकास परिषद की। ठीक है, पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय विकास परिषद, पर्वतीय विकास परिषद। ठीक है, पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना हो जाएगी 1969 में। और 1967 में क्या होता है आपको पता है? पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? दयाकृष्ण पांडे जी को जाता है। ठीक है, दयाकृष्ण पांडे जी। पूछा जाता है दयाकृष्ण पांडे ने किसकी स्थापना करी थी? तो दयाकृष्ण पांडे ने स्थापना करी थी पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना करी थी। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। और ऑप्शन बी आपको दिख रहा था, पर्वतीय राज्य परिषद, दयाकृष्ण पांडे ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और यहां पर बात करें 1972 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थापना होती है। ठीक है, 1972 में उत्तरांचल परिषद की स्थापना। ठीक है, उत्तरांचल परिषद बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए करवा रहा हूं। उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और इसी ने क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो का। ठीक है, नारा पूछा जाता है, नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो। नारा क्या दिया था? दिल्ली चलो। ठीक है, वोट क्लब पे धरना देने के लिए बोला था ना, पूछा आपके एग्जाम में पढ़ा होगा आपने, सॉरी परीक्षा में, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? उत्तरांचल परिषद ने दिया था। और इसका गठन कब हुआ था? 1972 में इसका गठन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोतीलाल नेहरू का कुमाऊं आगमन किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है लगातार जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे कोई और स्वतंत्रता सेनानी हो, ये उत्तराखंड आते रहते थे। ठीक है, तो सभी का यहाँ से जुड़ाव रहा है। और मोतीलाल नेहरू जो उत्तराखंड आते हैं, ये आते हैं 1920 में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 आपका, टिहरी रियासत में प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता किस वर्ष दी गई? तो टिहरी रियासत बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी रियासत आपको पता है, इसमें क्या है? प्रजामंडल। ठीक है, अब प्रजामंडल आ गया है, तो प्रजामंडल की सबसे पहले अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 1939 को क्या होती है? प्रजामंडल की स्थापना होती है। कब होती है प्रजामंडल की स्थापना? 23 जनवरी 1939 को। और किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। श्रीदेव सुमन जी के द्वारा क्या होती है? प्रजामंडल की स्थापना। और कहां पर होती है? देहरादून में। ठीक है, अब टिहरी प्रजामंडल करके टिहरी ना मार के आना। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहां पर होती है? 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन जी के द्वारा टिहरी में ना, सॉरी, देहरादून में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और वैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? ठीक है, अब टिहरी जो ये प्रजामंडल की मांग क्यों गठन हुआ? प्रजामंडल जो टिहरी था ना, उस समय आपको पता है कि शासन से जो वहां पर राजाओं का शासन होता था, तो इसी शासन को मुक्त करवाने के लिए श्रीदेव सुमन ने क्या करा था कि यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है? श्रीदेव सुमन जी को जाता है। और इसको जो वैधानिक मान्यता मिलती है प्रजामंडल के लिए, इसको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 अगस्त 1946 को प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता मिलती है। इसी के बाद आपको एक क्वेश्चन आता है कि प्रजामंडल की मांग को कब स्वीकार किया गया? तो 15 जनवरी 1948। ठीक है, 15 जनवरी 1948 को क्या किया गया? प्रजामंडल की मांग को स्वीकार किया गया है। मतलब कि जो इनकी मांगे थी उसको कब स्वीकार किया गया, क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यहां पर लिख लेना मांग स्वीकार। मांग, इनकी मांग को कब स्वीकार किया गया? तो 15 जनवरी 1948 को प्रजामंडल की मांग को स्वीकार किया गया। ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है, टिहरी रियासत में बेगार व्यवस्था किस राजा ने लागू की थी? तो टिहरी रियासत में बेगार व्यवस्था बताना है किस राजा ने लागू की थी। यहां पर कीर्ति शाह ने की नहीं थी, ना भवानी शाह ने, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुदर्शन शाह। ठीक है, जो बेगार व्यवस्था थी ये सुदर्शन शाह ने लागू की थी। अब बात यहां पर सुदर्शन शाह की हो रही है, तो ये सबसे पहले टिहरी नरेश हो जाएंगे, यानी 55वें नंबर के ये क्या हो जाएंगे? 55वें नंबर के राजा। कल मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले क्लास में क्रम बताया था इन राजाओं का, आपको याद होगा। सब पी के नहीं मरे थे, थोड़ा ट्रिक भी आपको बताई थी इस चीज की, तो फिर से लिख लीजिएगा एक बार ट्रिक, सब पी के नहीं मरे। ठीक है, यहां पर एस से सुदर्शन शाह, बी से भवानी शाह, पी से प्रताप शाह, के से कीर्ति शाह, एन से नरेंद्र शाह, एम से मानवेंद्र शाह। तो सब पी के नहीं मरे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, सब पी के सब। ठीक है, सब
इस चीज को आप लिखिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंस भी करेंगे तो रिलेट कर लेंगे इस चीज को आप। तो पूछे जाता है क्रम आगे पीछे कभी कभार, तो सब पी के नहीं मरे, ये ट्रिक हो जाएगी। साथ ही साथ सुदर्शन शाह क्या हो जाएंगे, 55वें नंबर के राजा हो जाएंगे। इन्होंने क्या करी थी, टिहरी रियासत में जो राजधानी थी इसकी नींव रखी थी, और इसकी नींव कब रखी थी इन्होंने, 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है। राजधानी की नींव रखी, या फिर इसी दिन को किस रूप में मनाया जाता है, रेस्टोरेंट डे के रूप में मनाया जाता है, रेस्टोरेंट डे के रूप में मनाया जाता है। किस चीज को मनाया जाता है, जो टिहरी का स्थापना दिवस है, जिस दिन राजधानी सुदर्शन शाह ने स्थापित की थी, यानी 28 दिसंबर 1815 की पूछी जाती है तिथि, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या करा था, रवाई परगने को टिहरी में शामिल करा था, रवाई परगने को टिहरी में शामिल किया था, ठीक है। इस चीज को आपको लिखना है, रवाई परगने को टिहरी में शामिल। और ये कब किया था, 1824 में। और किसने किया था पूछेगा, तो सुदर्शन शाह ने ये कार्य किया था, क्योंकि पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, यानी इनके समय ग्रंथ की रचना हुई थी, वो ग्रंथ था सभासार ग्रंथ, ठीक है। सभासार ग्रंथ हो जाएगा, इन्हीं के समय इसकी रचना होती है। और ये कितने खंडों में लिखा जाता है, ये 7 खंडों में लिखा जाता है, 7 खंडों में ये लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है किस भाषा में लिखा गया था, तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया था। ये चीज आपको नोट करनी है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया था। तो जैसा कि आपको पता ही है, अब सुदर्शन शाह 55वें नंबर के राजा हो जाएंगे। रवाई परगने में इन्होंने शामिल किया था, सभासार ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी 7 खंडों में, ब्रज भाषा में जिसे लिखा गया था, और राजधानी की स्थापना करी थी 28 दिसंबर 1815 को। ये सभी कार्य किए गए थे सुदर्शन शाह जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखेंगे। सौर परगने को मल्ल राजाओं से मुक्त कराने वाला चंद शासक कौन था? तो सौर परगना था। अब सौर परगना कहां पर था, आपको पता ही है, सौर यानी पिथौरागढ़ की बात हो रही है। तो मल्ल राजाओं से मुक्त कराने, यानी मल्ल मतलब ये डोटी राजा जो होते थे ना आपके, डोटी यानी डोटी, यहाँ पर नेपालियों की बात हो रही है, मल्ल राजा उनको कहा जाता था, ठीक है। मल्ल राजाओं से मुक्त कराने वाला चंद शासक कौन था? तो सौर राजाओं से आप सभी को पता है, ये किसने कराया था, रतनचंद ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसने क्या करा था, जो मल्ल राजाओं से मुक्त, सौर परगने को मल्ल राजाओं से मुक्त करवाया था। रतनचंद के बारे में कल मैंने आपको बताया था, शायद कल या परसों वाली क्लास में, तो थोड़ा एक और देख लेते हैं। रतनचंद वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद वंश का पहला बंदोबस्त करवाया था, ठीक है। चंद वंश के यानी चंदों के समय, ठीक है, पहला भूमि बंदोबस्त, पहला भूमि बंदोबस्त, ठीक है, भूमि बंदोबस्त। ये क्यों करवाया था मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या करा था, डोटी पर आक्रमण करा था। अब डोटी के आक्रमण करने के बाद क्या हुआ था, बहुत सारी जमीनें इन्होंने डोटी से जीत ली थी। जीतने के बाद जमीन काफी बड़ी होगी, तो इन्हें क्या करना पड़ा, भूमि बंदोबस्त करना पड़ा। एक इनका मैंने आपको बताया था ताम्रपत्र, ठीक है, इनका ताम्रपत्र, ये कहां से मिला है, खेती खान, ठीक है, खेती खान से इनका क्या मिला है, ताम्रपत्र। कभी आ जाए खेती खान ताम्रपत्र में किसका उल्लेख है या फिर किसका है, तो हो जाएगा रतनचंद का। और ये कहां से मिला है, खेती खान। अब खेती खान कहां पर है, तो चंपावत में ये हो जाएगा, ठीक है। खेती खान चंपावत में रतनचंद का एक ताम्रपत्र या अभिलेख, जो भी आप बोले उसे, वो मिला हुआ है। तो इस चीज को आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। 39 क्वेश्चन हम पे था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से एक पुस्तक पक्षी आखेट कला से संबंधित है। अब पक्षी आखेट कला यानी पक्षियों के शिकार, आखेट मतलब शिकार होता है, कला से संबंधित है। अब ये जो पक्षी आखेट कला से संबंधित किताब है, आपको याद होगा एक प्रश्न आया था, उषा रागदेव, ये पुस्तक किसकी थी, रुद्रचंद की थी। और ये किसके समय लिखी गई थी, रुद्रचंद के समय लिखी गई थी। तो ये पुस्तक जो थी आखेट कला, पक्षी आखेट कला, तो इसका जो संबंध था, इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, सैनिक शास्त्र से, ठीक है, सैनिक शास्त्र से संबंधित हो जाएगा पक्षी आखेट का। और किसके समय लिखी गई थी, रुद्रचंद्र के समय, ठीक है, रुद्रचंद्र के समय। ये चीज आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसके समय हुई थी। और जो ये उषा रागद्वय है, ये भी रुद्रचंद के द्वारा लिखी गई है, इनके समय लिखी गई, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। पिछली बार क्वेश्चन बना था, हो सकता है इस बार भी बन जाए, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, जयवैदिक धर्म निर्णय ग्रंथ, ठीक है, जयवैदिक धर्म निर्णय ग्रंथ इनका किससे संबंधित हो जाएगा, तो इन्होंने त्रिवैणिक, एक त्रिवैणिक था, ठीक है, त्रिवैणिक धर्म निर्णय, ठीक है, त्रिवैणिक धर्म निर्णय पुस्तक इनकी किससे संबंधित हो जाएगी, तो सामाजिक व्यवस्था सुधार से, ठीक है, त्रिवैणिक, ठीक है, त्रिवैणिक करिएगा इसको, त्रिवैणिक, ठीक है, त्रिवैणिक धर्म निर्णय हो जाएगी सामाजिक
सामाजिक, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था सुधार से, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था सुधार से, सामाजिक व्यवस्था सुधार से। ये सब किसके समय हुए थे? ये हुए थे रुद्रचंद्र के समय, ठीक है। रुद्रचंद्र के बारे में भी हमने देखा था पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले, तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो कल शायद आपने क्लास देखी होगी, यूट्यूब पर डाली थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने आपको दिखाया था, उसकी फोटो भी दिखाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कालाढूंगी में, ठीक है। कालाढूंगी में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जिम कॉर्बेट जी हैं, इनका संग्रहालय कहाँ पर है? तो इनका संग्रहालय हो जाएगा आपका कालाढूंगी में। और जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखी गई पुस्तक मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अंत में लिखी थी, सबसे अंत में इन्होंने लिखी थी ट्री टॉप पुस्तक। ट्री टॉप पुस्तक ये कब लिखी थी? 1955 में लिखी थी, और इसी समय इनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ माई इंडिया इनकी पुस्तक है, ठीक है। जिम कॉर्बेट जी की कौन सी पुस्तक है? माई इंडिया। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं इन्हीं की पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ईटर ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? ये भी जिम कॉर्बेट जी की हो जाएगी, ठीक है। मैन एंड लेपर्ड, मैन एंड लेपर्ड ये पुस्तक भी इसकी इन्हीं की हो जाएगी। तो जिम कॉर्बेट जी ने काफ़ी रचनाएं की थी, ये रचनाएं उनकी हैं, ठीक है। इन चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था जिम कॉर्बेट जी का? तो 1875 में इनका जन्म होता है। साथ ही साथ इनकी मृत्यु होती है 1955 में, और मृत्यु होती है केनिया में, जन्म होता है इनका नैनीताल में, ठीक है। ये जिम कॉर्बेट के बारे में फैक्ट है, लिख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखेंगे, चितई मंदिर परम उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो चितई मंदिर, देखिए अब काफी स्टूडेंट हमारे अल्मोड़ा से भी हैं, उन्हें पता ही होगा अल्मोड़ा के जो परम उच्च न्यायालय है, काफी सुना होगा आपने, बीच में वायरल भी हुआ था जब बच्चों का सिलेक्शन हुआ पटवारी के एग्जाम में, या फिर पहला पटवारी का काफी अच्छा गया था, या जिनका वीडियो में चयन हुआ था, तो सभी ने एक न्याय की गुहार लगाई थी। आपने देखा होगा फोटोज में, काफी आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, फोटोज वगैरह वायरल होती रहती हैं। तो गोलू देवता के मंदिर में क्या होता है, अब अगर आप भी जाएंगे कभी, ठीक है, जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, बहुत अच्छा मंदिर है गोलू देवता का, काफी कृपा रही है उनकी, ठीक है। तो उनके जो मंदिर में चिट्ठियों के द्वारा अर्जी लगाई जाती है। कहा जाता है कि आप गोलू देवता मंदिर में अगर चिट्ठियां लिखेंगे, उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर गोलू देवता आपका उद्धार करेंगे और न्याय करेंगे। तो इन्हीं का जो गोलू देवता का चितई मंदिर है, ये स्थित हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा में स्थित क्या है? गोलू देवता का मंदिर है। तो इस चीज को आपको नोट करना है। और साथ ही साथ गोलू देवता अल्मोड़ा में चितई मंदिर तो है ही है, अल्मोड़ा में और कौन कौन से मंदिर है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अल्मोड़ा में कटारमल मंदिर हो जाएगा, कटारमल सूर्य मंदिर, ठीक है। कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है। और कौन कौन से मंदिर हैं अल्मोड़ा में? आपने सुना होगा अल्मोड़ा में स्थित रानीखेत के पास कालिका मंदिर है, ठीक है। साथ ही साथ मनकामेश्वर मंदिर में आपको बार बार बताता हूँ। इसके अलावा कसार देवी मंदिर, ठीक है, कसार देवी मंदिर कहाँ पर है? ये भी अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। और जागेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जागेश्वर, ठीक है, जागेश्वर मंदिर भी अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। तो ये सभी मंदिर अल्मोड़ा में हो जाएंगे। ऑप्शन अगर एक ही बात करें, ठीक है, तो नैनीताल, नैनीताल में कौन सा मंदिर है? गड़जिया मंदिर, गड़जिया मंदिर पूछेगा कहां पर है, तो गड़जिया मंदिर हो जाएगा नैनीताल में। और साथ ही साथ नैना देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, ठीक है। तो गड़जिया देवी और नैना देवी मंदिर कहां पर हो जाएंगे? आपके नैनीताल में स्थित हो जाएंगे। और चंपावत के मंदिर आपको पता ही है, पूर्णागिरी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूर्णागिरी मंदिर ये कहां पर स्थित है? पूर्णागिरी मंदिर ये हो जाएगा आपका चंपावत में। साथ ही साथ सप्तेश्वर मंदिर समूह, सप्तेश्वर मंदिर समूह, ठीक है। 7 मंदिरों का, चाहे बालेश्वर हो, डिप्टेश्वर हो, क्रांतेश्वर हो, तो सभी मंदिर सप्तेश्वर मंदिर जो है, सप्तेश्वर का अर्थ है 7 मंदिरों का समूह, ठीक है। उसके अंतर्गत आपने देखा होगा डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ऋषेश्वर, ये सभी मंदिर कहां पर हो जाएंगे? चंपावत में। और ये आते हैं सप्तेश्वर मंदिर समूह के अंतर्गत। और आता है चंपावत में एक देवी धुरा मंदिर, ठीक है, देवी धुरा, जहां पे पाषाण युद्ध होता है ना, देवी धुरा, या फिर आपने आषाढ़ी कौथिक सुना होगा, इसी मंदिर में लगता है आषाढ़ी कौथिक या देवी धुरा मेला। और कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन लगता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हरिद्वार की जनसंख्या उत्तराखंड की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो आपको पता होना चाहिए 2011 जनगणना के अनुसार क्या है कि हरिद्वार में, ठीक है, उत्तराखंड की जो टोटल जनसंख्या है उसमें सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं वो हरिद्वार में निवास करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कभी क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हरिद्वार नंबर 1 पर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें, नंबर 1 पर कौन सा है? हरिद्वार है। नंबर 2 पर कौन सा है? अपना देहरादून हो गया, ठीक है, देहरादून। और नंबर 3 पर कौन सा है? तो नंबर 3 पर हो जाएगा नैनीताल, ठीक है। नंबर 3 पर पूछेगा तो नैनीताल नंबर 3 पर हो जाएगा।
ठीक है, जनसंख्या के मामले में यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर आपसे प्रतिशत पूछ लिया तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं आयोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जनसंख्या के प्रतिशत में आपको बताना है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या हरिद्वार में रहती है। तो 18.74% जनता कहां पर रहती है, हरिद्वार में रहती है, जो कि उत्तराखंड के, ठीक है। अगर उत्तराखंड की जनसंख्या 100% है ना, तो 100% का 18.74% जहां रहती है वो इस इलाका है हरिद्वार है। यहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। यहां पर तीसरा नंबर उधम सिंह नगर का करिएगा, ठीक है, नैनीताल नहीं हुआ, तीसरा नंबर पर आपका उधम सिंह नगर आएगा, ठीक है, उधम सिंह नगर, सॉरी यहां पर मिस्टेक होगी, इस चीज को करेक्शन कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पर आएगा उधम सिंह नगर, फर्स्ट नंबर पर हरिद्वार, सेकंड नंबर पर देहरादून और थर्ड नंबर पर उधम सिंह नगर, ठीक है। और देहरादून की जनसंख्या पूछेगा तो 16.82% देहरादून की हो जाएगी, ठीक है। देहरादून का प्रतिशत भी लिख लेना, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड की कुल जनसंख्या जो 3 जिलों में है ये लगभग सबसे ज्यादा है, ठीक है। मतलब जो उत्तराखंड की संपूर्ण जनसंख्या है, तीनों जनसंख्या मिलाकर आपका लगभग 18% यहां पर होगी, 16% देहरादून में होगी। और उधम सिंह नगर की मैं बात करूं तो उधम सिंह नगर में 16.35 है। तो लगभग कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे 16, 82 और 18, ठीक है, 16, 82 और 18, तो लगभग 16 दूनी 32 और ये लगभग 50% जनसंख्या आपकी इन 3 जिलों में निवास करती है। किन 3 जिलों में, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजूला मालुशाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजूला मालुशाही क्या है, आपको पता है एक पुस्तक है, ठीक है, आपने अभी देखा भी होगा, गढ़वाल में काफी प्रचलित है राजूला मालुशाही की कहानी, या कुमाऊं में प्रचलित है, ठीक है। तो हर जगह प्रचलित है, उत्तराखंड में आपको पता ही है। तो राजूला मालुशाही के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जुगल किशोर पेटशाली, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जुगल किशोर के द्वारा क्या किया गया है, राजूला मालुशाही पुस्तक लिखी गई है। अच्छा, यहां पर ऑप्शन डी दिख रहा होगा आपको, आर.एस. टोलिया। तो पटवारी, घराट और चाय, ठीक है, पटवारी, घराट यानी घट, हाँ, घराट, ठीक है, घराट एवं चाय, पटवारी, घराट एवं चाय किसकी पुस्तक हो जाएगी, तो आर.एस. टोलिया जी की ये पुस्तक हो जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, ठीक है, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, ठीक है, जोहार का इतिहास। ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर.एस. टोलिया जी की। और आर.एस. टोलिया जी आपको पता है इन्हीं के नाम पर जो हमारी राज्य प्रशासनिक अकादमी है, ठीक है, कहां पर है, नैनीताल में है, वो स्थित हो जाएगी आर.एस. टोलिया जी के नाम पर नैनीताल में राज्य प्रशासनिक अकादमी, ठीक है। राज्य अलग है, राष्ट्रीय अलग है। राष्ट्रीय मसूरी में है लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर, लेकिन राजकीय जो है आर.एस. टोलिया के नाम पर हो जाएगी, कहां पर, नैनीताल में। और नैन सिंह रावत के द्वारा एक पुस्तक आपके हाल के एग्जाम में आई थी, अक्षांश दर्पण, वो लिखी गई थी। इस चीज को लिख लीजिएगा, दोबारा तो नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए, क्या पता रिपीट कर दे। तो अक्षांश दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी, नैन सिंह रावत ने लिखी थी। इन्होंने क्या करा था, तिब्बत से लासा का खोज किया था, ठीक है, रास्ते का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, ठीक है। किरण माउंटेन राज्य के किस पर्वत शिखर को कहा जाता है। तो किरण माउंटेन जो है राज्य के किस पर्वत शिखर को कहा जाता है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पश्चिमी, कामेट पर्वत और पंचाचूली पर्वत। तो किरण माउंटेन जो ये कहा जाता है ना, ये नंदा देवी पूर्वी को कहा जाता है, यानी जो पूर्वी नंदा देवी है इसे क्या कहा जाता है, किरण माउंटेन कहा जाता है। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि नंदा देवी पूर्वी की हाइट कितनी हो जाएगी, ठीक है, सॉरी यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नहीं, ऑप्शन बी आपका होगा नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। नंदा देवी पश्चिमी को कहा जाता है आपका किरण माउंटेन, ठीक है, थोड़ा करेक्शन करिएगा। नंदा देवी पश्चिमी को कहा जाता है किरण माउंटेन। और नंदा देवी पश्चिमी की अगर मैं आपसे हाइट पूछूं तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, आपने पढ़ा होगा ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। सबसे पहले तो कहां पर है, चमोली जिले में स्थित हो जाएगी। अगर इसकी मैं आपसे हाइट पूछूं तो इसकी हाइट भी क्या है, सर्वाधिक इसकी हाइट हो जाएगी, और इसकी हाइट है 7,834 मीटर, ठीक है, 7,834 मीटर क्या है, नंदा देवी, सॉरी 817, ठीक है, 817, 34 नहीं 17 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी नंदा देवी पश्चिमी की। और यहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे 7,434, ठीक है, 7,434 मीटर किसकी हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी नंदा देवी की पूर्वी की, ठीक है। नंदा देवी पूर्वी की हाइट हो जाएगी 7,434। और ये कहां पर स्थित है पूछेगा तो चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है, पिथौरागढ़ और चमोली, ठीक है।
दोनों हिस्सों में है ना लगता हुआ, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, कभी भी पर्टिकुलर एक जिले में नहीं है ये, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से मैप है, यहाँ पर चमोली है आपका, यहाँ पर पिथौरागढ़ है, तो इसी के आसपास ये चोटी है आपकी, ठीक है। तो दोनों जिलों में आती है, तो इसका संयुक्त रूप से दोनों जिलों में हो जाएगी। इसकी हाइट पूछेगा तो 7434 और तीसरी सर्वोच्च चोटी है राज्य की, ठीक है। तीसरी सर्वोच्च चोटी है, पहली कौन सी है, नंदा देवी पश्चिमी हो जाएगी, और कामेत पर्वत आपको दिख रहा होगा, तो 7756 इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। 7756 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, और ये दूसरी राज्य की सबसे बड़ी चोटी हो जाएगी। और कहाँ पर स्थित है कामेत पर्वत, आपको पता होना चाहिए। कामेत पर्वत भी हो जाएगा चमोली में, ठीक है, चमोली में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और पंचाचूली शिखर पर्वत, ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन डी आपको पंचाचूली दिख रहा होगा, तो पंचाचूली की हाइट पूछेगा तो 6904 हो जाएगा, ठीक है। पंचाचूली की हाइट पूछेगा 6904 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, लगातार आपसे चोटियां पूछी जाती है, तो टॉप 10 जो चोटियां हैं, कम से कम टॉप 10 आपको याद होनी चाहिए। कामेत, त्रिशूल, माणा, बद्रीनाथ, ठीक है, ये सभी चोटियां आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 हम पे है, ब्राह्मी ताल किस स्थित है। तो ब्राह्मी ताल आपको बताना है कहां पर स्थित है, ठीक है। अब ताल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ब्राह्मी ताल की अगर बात करें तो उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राह्मी ताल कहां पर है, उत्तरकाशी में है। अगर उत्तरकाशी के हम अन्य तालों की बात करें तो डोडी ताल आपने सुना होगा, डोडी ताल उत्तरकाशी में हो जाएगा, ठीक है। नचिकेता ताल, नचिकेता ताल कहां पर है, उत्तरकाशी में हो जाएगा। साथ ही साथ डोडी ताल, नचिकेता ताल, लामा ताल, ठीक है, लामा ताल ये कहां पर है, उत्तरकाशी में है। ये सभी ताल कहां पर हो जाएंगे, उत्तरकाशी में स्थित हो जाएंगे। एक और आता है काणा ताल, ठीक है, काणा ताल भी कहां पर हो जाएगा, ये भी आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा, ठीक है। ये चीजों को आपको नोट करना है। और चंपावत की बात करें, ऑप्शन बी में चंपावत की, तो श्यामला, ठीक है, श्यामला, ठीक है, श्यामला हो गया, श्यामला ताल, ठीक है, श्यामला ताल और झिलमिल ताल, ठीक है, श्यामला ताल और झिलमिल ताल, ये कहां पर स्थित हो जाएंगे, चंपावत में स्थित हो जाएंगे। और पौड़ी में हो जाएगा, तो पौड़ी में एक ट्रिक याद रखनी है, दूध पीले तारा, ठीक है, दुग्ध ताल, दुग्ध, ठीक है, दुग्ध ताल, और आपका हो जाएगा पौड़ी में स्थित ताराकुंड, ठीक है, और ताराकुंड ये कहां पर स्थित है, आपके पौड़ी जनपद में स्थित हो जाएंगे। और चमोली, जो गढ़वाल के ताल सबसे ज्यादा कहां पर है पूछेगा, तो चमोली जनपद में है। चमोली जनपद के ताल आपको पता होना चाहिए। चमोली में कौन कौन से ताल है आपने सुना होगा। चमोली में आपका गौना ताल हो जाएगा, लिंगा ताल हो जाएगा, ठीक है, गौना ताल, गौना ताल, लिंगा ताल, ठीक है, लिंगा ताल, होमकुंड ताल, हेमकुंड ताल, ये सभी कहां पर हैं, गौना ताल, लिंगा ताल, हेमकुंड ताल, होमकुंड ताल, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने झल ताल सुना होगा, मातृका ताल सुना होगा, ये सभी कहां पर है, झल ताल और मातृका ताल, ठीक है, मातृका ताल ये कहां पर स्थित हो जाएंगे, चमोली जनपद में स्थित हो जाएंगे। तो ये सभी ताल हो जाएंगे, इन चीजों को नोट करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1942 में गढ़वाल राइफल की कौन सी बटालियन आजाद हिंद फौज में शामिल हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, 1942 में गढ़वाल राइफल की कौन सी बटालियन आजाद हिंद फौज में शामिल हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2/18 और 5/18, ठीक है। गढ़वाल राइफल की जो 2/18 बटालियन थी और 5/18 थी, ये क्या हुए थे, आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। और यहीं पर 2/18 जो है, 2/18 आपको याद रखना है कि वीर चंद्र गढ़वाली जी का जो संबंध है, ठीक है, वीर चंद्र गढ़वाली जी आपको याद रखना है, वीर चंद्र गढ़वाली जी, ठीक है, वीर चंद्र गढ़वाली जी, इनका संबंध भी किससे है, 2/18 राइफल से हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल जो वीर चंद्र गढ़वाली जी है, इनका संबंध किससे है, तो 2/18 से किसका संबंध हो जाएगा, वीर चंद्र गढ़वाली जी का संबंध। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, ठीक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है, ठीक है, तो उत्तराखंड के बीच में जीएस का क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पर। स्विट्जरलैंड की आपको मुद्रा बतानी है, तो फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा हो जाएगी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यूरो हो जाएगी आपकी यूरोपियन की, ठीक है, यूरोपियन यूनियन आपको पता है वहां पर अन्य देश हैं, तो सभी उन देशों की क्या हो जाएगी, यूरोपीय मुद्रा हो जाएगी। साथ ही साथ डॉलर आपको पता है, ठीक है, डॉलर की अगर हम बात करें तो अलग अलग होता है, लेकिन मुख्यतः हम डॉलर किसके पहचानते हैं, तो यूएस डॉलर, ठीक है, ये साइन भी यूएस डॉलर का हो जाएगा। तो डॉलर
अमेरिका की मुद्रा है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो जाएगी। और रुपया कहाँ की मुद्रा है पूछेगा, तो रुपया मूलतः भारत की मुद्रा है, ठीक है, भारतीय रुपया, ठीक है, रुपया नहीं भारतीय रुपया भारत की मुद्रा हो जाएगी। और भारत के रुपये का साइन कैसा है, कुछ इस प्रकार का साइन हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, प्रथम सुमन दिवस कब मनाया गया, ठीक है। अब श्रीदेव सुमन की जी के बारे में बताना है कि प्रथम सुमन दिवस कब मनाया गया। थोड़ा श्रीदेव सुमन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। श्रीदेव सुमन जी का जो असली नाम था, इनका असली नाम की अगर मैं बात करूं, श्रीदत्त बडोनी, पूछा जाता है श्रीदत्त बडोनी, ठीक है। श्रीदत्त बडोनी किसका असली नाम हो जाएगा, बडोनी, ठीक है, श्रीदत्त बडोनी, ये आपको नोट करना है, श्रीदत्त बडोनी किसका असली नाम हो जाएगा, ठीक है। श्रीदत्त बडोनी असली नाम पूछेगा तो किसका हो जाएगा, श्रीदेव सुमन जी का हो जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म पूछा जाता है, जन्म कब हुआ था, तो 1916 में इनका जन्म होता है। कहां पर, टिहरी जिले में। जिले का संबंध भी पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये नोट करना है कि जिले किस जिले से संबंधित हो जाएंगे श्रीदेव सुमन जी, टिहरी जिले से संबंधित हो जाएंगे। और टिहरी का एक जौल गांव था, ठीक है, जौल गांव कहां पर हो जाएगा, जौल गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। किसका, श्रीदेव सुमन जी का 1916 में इनका जन्म होता है। इसी के साथ साथ श्रीदेव सुमन का मैंने आपको बताया, इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है, पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी, ठीक है, विनय या विजय, विनय लक्ष्मी, ठीक है, विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। विजय लक्ष्मी या विनय लक्ष्मी कई कई किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन जहां मैं देख रहा था विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा। साथ ही साथ एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते, ठीक है, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये किसका नारा हो जाएगा, ये भी श्रीदेव सुमन जी का हो जाएगा। और यहां पर हमें बताना था कि प्रथम सुमन दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम सुमन दिवस मनाया गया था 25 जुलाई 1946 को मनाया गया था। इस चीज को भी आपको नोट करना है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो काफी बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा आजकल क्या है, ढीले पड़ गए होंगे तैयारी में, देख रहे होंगे कि 2.5 महीने का टाइम है हमारे पास, 2.5 महीने तो बहुत है यार, अभी के नहीं करते, काम करते हैं, आजकल थोड़ा ढील दे देते हैं, बाद में कर लेंगे। तो यही समय है जब आप लोग इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोग को ये याद रखना होगा कि जो काफ़ी लोग जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं या फिर अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, तो जिस किसी को भी थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू नहीं है, हाल ही में आपने फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया था, वहां पर अपना स्कोर देख लीजिए, या फिर कनिष्ठ सहायक का, निराश नहीं होना है। फिर से मैं बात कर रहा हूं कि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। अब बच्चों का क्या है, यहाँ पर किसी के 50 नंबर आ रहे होंगे फॉरेस्ट गार्ड में, किसी के कनिष्ठ सहायक में 50-52 पर अटक गया होगा, तो उन्हें लग रहा होगा यार हमसे तो हो ही नहीं रहा। पर आप ये देखो ना, सीधा आपके 50 थोड़ी आए, ये 50 लाने के लिए भी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी। एक टाइम था जब आप 30 रहते थे, फिर 40 आए, 40 से आज 50 आ गए हो, तो पटवारी में फिर आपका थोड़ा स्कोर कम रहा, लेकिन वीडियो में आप कहीं ना कहीं 70 में जाने वाले हो। अगर आप मेहनत करोगे तो 70-75 नंबर आपके लिए कुछ नहीं है। इस चीज को नोट करना है और मेहनत करते रहना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य में किस नदी को रथवाहिनी कहा जाता है, ठीक है, रथवाहिनी। तो अलग अलग दिखता है किताबों में, वैसे रथवाहिनी का नाम पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बताना है हमें किस नदी को रथवाहिनी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा को क्या कहा जाता है, रथवाहिनी नदी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आपको नोट करना है, पश्चिमी रामगंगा को क्या कहा जाता है, रथवाहिनी नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए अलकनंदा, इसका एक हमें अन्य नाम देखने को मिलता है हिरण्यावती, ठीक है, हिरण्यावती अगर नाम पूछेगा, हिरण्यावती, ये किसका नाम हो जाएगा, तो अलकनंदा का ये नाम हो जाएगा, ठीक है। हिरण्यावती किसका नाम हो जाएगा, अलकनंदा का, और रथवाहिनी पूछेगा तो पश्चिमी रामगंगा का ये नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 हम पे क्या कहता है, वैतरणी कुंड कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है वैतरणी कुंड राज्य में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन इसके अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, वैतरणी कुंड आपका चमोली जिले में स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करनी है, वैतरणी कुंड कहां पर है, वैतरणी कुंड आपका चमोली में हो जाएगा। एक आप पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है सीता कुंड, ठीक है, सीता कुंड, ठीक है, सीता कुंड ये कहां पर स्थित है, सीता कुंड आपका स्थित हो जाएगा चंपावत में, ठीक है, चंपावत में पूछा जाता है सीता कुंड कहां पर है, तो काफी बच्चे गलत करके आते हैं, इस चीज को नोट करना है, सीता कुंड चंपावत में हो जाएगा। और उत्तरकाशी में सूर्य और तप्त कुंड, एक चीज आपको नोट करनी है, सूर्य और तप्त कुंड, ठीक है, सूर्य और तप्त कुंड,
सूर्य और तप्त कुंड कहां पर स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। और सभी कुंडों में, राज्य के जो सारे कुंड है ना अलग अलग जगह पे, क्योंकि देखो कुंड का अगर आप परीक्षावाणी में देखोगे तो सेम सूर्य कुंड, तप्त कुंड हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कभी ऑप्शन में अगर वो आते हैं तो अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं आएंगे। तो आपको याद होना चाहिए सूर्य कुंड और तप्त कुंड कहां पर है, उत्तरकाशी में है। और राज्य के सभी कुंडों में से सबसे गर्म कुंड पूछेगा तो उत्तरकाशी स्थित तप्त कुंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे गर्म, राज्य के सबसे कुंडों में सबसे गर्म, ठीक है, सबसे गर्म कुंड कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका तप्त कुंड उत्तरकाशी वाला। ठीक है, यहाँ पर कहावत भी है कि यहाँ पर आप आलू डालो या चावल डालो, उबल जाते हैं, फिर उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो उत्तरकाशी स्थित तप्त कुंड हो जाएगा। एक आता है रहतस कुंड और हंस कुंड। ठीक है, हम पे आता है रहतस कुंड और हंस कुंड। ठीक है, रहतस कुंड और हंस कुंड। ठीक है, रहतस कुंड और हंस कुंड ये कहां पर स्थित हो जाएंगे, रहतस कुंड और हंस कुंड रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हो जाएंगे। तो इस चीज को भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कहता है उत्तराखंड राज्य में शहरी क्षेत्र की साक्षरता कितनी है। तो आपको बताना है जो शहरी क्षेत्र की साक्षरता कितनी है, यानी अगर यहाँ पर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है जो शहरी क्षेत्र है, यानी देहरादून या फिर जो हमारे शहरी इलाके हैं, तो इसकी शहरी साक्षरता हो जाएगी 84.45 इसकी शहरी साक्षरता हो जाएगी। तो इस चीज को आपको नोट करना है। अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं ग्रामीण साक्षरता कितनी है, ठीक है, ग्रामीण साक्षरता हो जाएगी आपकी 76.31%। ठीक है, 76.31% क्या हो जाएगी आपकी ग्रामीण साक्षरता हो जाएगी। और राज्य की टोटल साक्षरता पूछेगा, ठीक है, राज्य की साक्षरता पूछेगा तो 78.82। ठीक है, 78.82% क्या हो जाएगा राज्य की साक्षरता। ठीक है, राज्य की कुल साक्षरता कितनी है 78.82। और स्थान पूछेगा देश में तो 17वां हमारा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है भारत में साक्षरता के हिसाब से हमारा, तो 17वां स्थान है। और आपको याद रखना है पुरुष साक्षरता में हमारा कौन सा स्थान है, 13वां स्थान। ठीक है, पुरुष में कौन सा स्थान है, पुरुष में 13वां स्थान है। ठीक है, राज्य पूरे देश की बात हो रही है, देश के प्रपेक्ष में यहाँ पर बात हो रही है, तो पुरुष साक्षरता में हमारा 13वां स्थान है। और पुरुष साक्षरता आपको लिखना है कितनी है, तो 87.40 हमारी पुरुष साक्षरता हो जाएगी। ठीक है, 87.40 क्या हो जाएगी पुरुष साक्षरता। और यहीं पर मैं अगर बात करूं महिला साक्षरता, ठीक है, महिला साक्षरता, ठीक है, महिला साक्षरता कितनी है हमारी, तो महिला साक्षरता एग्जैक्ट 70.70 है। ठीक है, 70.00% हो जाएगी और 20वां स्थान महिलाओं का हो जाएगा। तो ये सब नोट करना है आपको। ठीक है, राज्य की औसत साक्षरता कितनी है पूरे राज्य की महिला पुरुष मिलाकर 78.82, स्थान कौन सा है 17वां है। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता पूछेगा 76.31 है, महिलाओं की साक्षरता 70.00, 20वां स्थान है। पुरुष साक्षरता पूछेगा तो 87.40 इसकी पुरुष साक्षरता हो जाएगी और 13वां स्थान हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड की जो शहरी साक्षरता है वो कितनी प्रतिशत है, 84.45% हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। ठीक है, 52 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। 52 क्वेश्चन है केंद्र मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहां स्थित है। तो केंद्र मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर जनपद में स्थित हो जाएगा। ठीक है, और उधम सिंह नगर में ही आपको पता है क्या है, ग्राम्य विकास। ठीक है, ग्राम्य विकास संस्थान कहां पर है, पूछा जाता है ग्राम्य विकास संस्थान कहां पर है, तो उधम सिंह नगर में क्या हो जाएगा ग्राम्य विकास संस्थान। इसके अलावा यहां पर क्या है सी मैप। ठीक है, सी मैप ये पूछा जाता है, सी मैप ये कहां पर स्थित है, सी मैप कहां पर स्थित हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर में स्थित हो जाएगा। ठीक है, और सी मैप को अगर मैं आपसे बात करूं तो औषधीय एवं सुगंधित पौधशाला। ठीक है, औषधीय एवं सुगंधित पौधशाला। ठीक है, एवं सुगंधित, ठीक है, औषधीय एवं सुगंधित पौधशाला। ठीक है, ये कहां पर स्थित हो जाएगा उधम सिंह नगर में। साथ ही साथ ये कहां पर स्थित है, औषधीय एवं सुगंधित पौधशाला बैजनाथ में भी है और उधम सिंह नगर में भी स्थित हो जाएगा। ठीक है, और आपको आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 आपको देखना है होरियू किस नदी का नाम है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कहीं एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बहुत पहले एग्जाम में आया हुआ था।
होरियू किस नदी का नाम है, तो उस समय आयोग ने डिलीट भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो ये होरियू जो नदी का नाम हो जाएगा सरयू नदी का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सही था, काफी बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही थी, रिपोर्ट उन्होंने करा था, चेक करा, मैंने सर से पूछा तो सर ने जो बताया ऑथेंटिक क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसमें घबराना नहीं है। होरियू जो हो जाएगा सरयू नदी का नाम, और सरयू पूछेगा किसकी सहायक नदी है, तो काली की सहायक नदी हो जाएगी सरयू। और कहां से निकलती है सरयू नदी, आपको पता है सरमूल झुंडी से। ठीक है, सरमूल, ठीक है, सरमूल झुंडी से क्या निकलती है, सरमूल झुंडी से। ठीक है, सरमूल झुंडी से क्या निकलती है आपकी सरयू नदी निकलती है। और सरयू और गोमती का संगम कहां पर होता है, बागेश्वर में होता है, जहां पर आपका उत्तरायणी मेला लगता है। और उत्तरायणी मेला कब लगता है, 13-14 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। बुजनी नामक कहां पहना जाता है, तो बुजनी पहना जाता है। ठीक है, बुजनी एक आभूषण हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन फॉर्मिंग समझनी है, फिर से कभी डायरेक्ट आ जाए। बुजनी क्या है, एक आभूषण है या एक खान पान है या खेल है या फिर आपका सांस्कृतिक नृत्य है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। तो बुजनी आभूषण कहां पहना जाता है आपको बताना है, तो ये पहना जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कान में ये पहना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ कान के अन्य आभूषणों की मैं बात करूं तो तुग्यल। ठीक है, तुग्यल कहां पहना जाता है, तुग्यल पहना जाता है कान में। और कान में क्या पहना जाता है आपको पता है, मुनाड़। ठीक है, मुनाड़ कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। इसी के साथ साथ मुनाड़ के अलावा क्या क्या पहने जाते हैं कानों में, झुपझुपी कान में पहना जाता है। ठीक है, झुपझुपी ये कहाँ पर पहना जाता है, ये कान में पहने जाते हैं। ठीक है, कान के आभूषण हो जाएंगे मुनाड़, झुपझुपी, तुग्यल और बुजनी। अगर नाक की बात करें, ठीक है, ऑप्शन ए आपका नाक हो जाएगा, तो बेसर। ठीक है, बेसर होता है ना, बेसर, इसी को क्या बोलते हैं, नथ बोलते हैं। ठीक है, बेसर या नथ इसी को बोलते हैं, ये पहना जाता है नाक में। नथ देखा ना आपने, आजकल लड़कियां टिकटॉक बना रही हैं, रील बना रही हैं, तो नथ पहन के और रील बना रही हैं, तो इसी को बोला जाता है बेसर। ठीक है, तो बेसर को क्या बोला जाता है, नथ, और ये पहनी जाती है नाक में। साथ ही साथ बुलांक। ठीक है, बुलांक कहां पर पहना जाता है, ये पहना जाता है आपका नाक में। ठीक है, इस चीज को नोट करना है, काफी कंफ्यूजन है, एक जैसे ये हैं। बुलांक कहां पर पहना जाता है, बुलांक भी नाक पे पहना जाता है। ठीक है, इस चीज को नोट करना है। और लड़कियों की आपने देखा होगा फुल्ली पहनती है। ठीक है, फुल्ली भी कहां पर पहनती है, नाक का आभूषण हो जाएगा। अच्छा, कमर का आपको पता है, कमर का आभूषण कौन सा है, तगड़ी। ठीक है, तगड़ी कमर का आभूषण हो जाएगा, या फिर अतरदान, अतरदान। ठीक है, पहले से महिलाएं क्या होती थी आपको पता है, इत्र वगैरह लगाने का काफी ज्यादा प्रचलन था, तो कमर में एक अपने वो कमर में ना एक वो बांधती थी, एक डब्बा जैसा, यहाँ पे इसमें क्या रहता था, इत्र रहता था, तो उसी को बोला जाता था अतरदान। तो पैरों का तो आपको बहुत ज्यादा पता है, पैरों के सबसे ज्यादा आभूषण है। ठीक है, पोंटा अगर मैं बात करूं, पोंटा ये कहाँ पहना जाता है, पैरों में। इमरती, ठीक है, इमरती कहाँ पर पहना जाता है, ये भी पैरों में पहना जाता है। इसी के अलावा आपको पता है बिछुआ कहाँ पर पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। ठीक है, कंडवा कहाँ पहना जाता है, ठीक है, ये भी पैरों में पहना जाता है। इसके साथ साथ अगर पैरों के और आभूषण की बात करूं तो झावर। ठीक है, झावर, आपने गाना सुना ना, खुटों की झावर तेरी, तो खुटों की झावर तेरी मतलब यहाँ पे झावर की बात हो रही है, तो झावर भी आभूषण खुटों में पहना जाते हैं, नहीं खुट यानी पैर में पहना जाता है। तो कुछ चीजें जो है देखो, उत्तराखंड ना बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए। मैं सभी स्टूडेंट को ये कहूंगा, अगर आप उत्तराखंड के कल्चर में ही ढल जाते हैं, चाहे गाने सुनते हैं या, ठीक है, नाक है की नथुली तेरी आपने गाना सुना होगा, एक गढ़वाली गाना है बहुत फेमस, तो ऐसा गाना भी है। ठीक है, तो नाक का आपका नथ पहनते हैं, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं तौर पर आपको कुछ चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ती हैं। अगर आप गानों से, कल्चर से हमारे रिलेट करेंगे ना, तो आपको ज्यादा उत्तराखंड रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर